जोहार दोस्तों। झारखंड पीजीटी के प्रैक्टिस सेट 3 के आगे के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, जहाँ लिखा है प्यार वहाँ लिख दो सड़क, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ लिखा है सड़क वहाँ लिख दो प्यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह कविता किस काव्य धारा से संबंधित है? तो यह काव्य धारा जो है वो नई कविता से संबंधित है। जिसको तुम कहते हो प्रभु उसने जब चाहा, मर्यादा को अपने हित में बदल लिया, वंचक है वो। ये पंक्तियाँ किस काव्य धारा से संबंधित है? तो यह जो है वो नई कविता काव्य धारा से संबंधित है। नई कविता में सभी मूल्य जो थे वो अप्रासंगिक लगते थे, पुराने मूल्य गलत लगते थे, नए मूल्य अभी बने नहीं, और यही इसका संघर्ष का कारण रहा था। निम्नलिखित लेखकों पर विचार कीजिए। रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, शंभुनाथ सिंह और ठाकुर प्रसाद सिंह। उपर्युक्त लेखकों में से कौन सा नवगीत लेखन से संबंधित है? तो नवगीत लेखकों ने छायावादी किसके अति व्यक्तिक रोमानी गीत के स्थान पर लोक चेतना और लोक धुनों को गीतों का आधार बनाया था। और इसके प्रमुख गीतकार कौन कौन थे? रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, राम नरेश मिश्र। तो इस प्रकार इसमें दिए गए चारों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, शंभुनाथ सिंह और ठाकुर प्रसाद सिंह, ये चारों जो है वो नवगीत लेखन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सठोत्री कविता निषेध की कविता है, जहाँ हर चीज़ व्यर्थ होने के कारण निषेधात्मक हो जाती है। अगला ऑप्शन है, सठोत्री कविता किसी वाद में विश्वास नहीं करती। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है? तो सठोत्री कविता के बारे में ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि सठोत्री कविता जो है वो निषेध की कविता है, जहाँ हर चीज़ व्यर्थ होने के कारण वहाँ निषेधात्मक है, और सठोत्री कविता किसी वाद में विश्वास नहीं करती थी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, संशय की एक रात, राजकमल चौधरी, मुक्ति प्रसंग, नरेश मेहता। तो कनुप्रिया रचना जो है वो धर्मवीर भारती की है। संशय की एक रात नरेश मेहता संशय की एक रात में गुम हो गए थे। मुक्ति का प्रसंग कौन गाते हैं? राजकमल चौधरी। अगर मुक्ति का प्रसंग गाना है तो आपको राजा का कमल चाहिए। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? केवल एक। कनुप्रिया, धर्मवीर भारती। संशय की एक रात कौन गुजारते हैं? नरेश मेहता। मुक्ति का प्रसंग सुनाना है तो राजा का कमल चाहिए। निम्नलिखित कवियों पर विचार कीजिए। धूमिल, मंगलेश डबराल, कुमार विकल, शमशेर बहादुर सिंह। तो उपर्युक्त कवियों में से कौन से जनवादी कवि हैं? तो इसमें से जनवादी कवि कौन कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि धूमिल, मंगलेश डबराल, कुमार विकल और शमशेर बहादुर सिंह ये सभी जनवादी कवि हैं। अगला है, गुलाबी चूड़ियाँ क्या धूमिल की रचना है? वह तुम थी, नागार्जुन, भग्नदूत, शमशेर बहादुर सिंह। तो भग्नदूत हमने पढ़ा है कि यह अज्ञेय की रचना है, ठीक है। वह तुम थी, नागार्जुन किसी से पूछ रहे हैं कि क्या वह तुम थी। गुलाबी चूड़ियाँ किसको चढ़ाएंगे हम लोग? नाग देवता को चढ़ाएंगे। तो गुलाबी चूड़ियाँ किनकी रचना हो जाएगी? नागार्जुन की। वह तुम थी, नागार्जुन। भग्नदूत किनकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। तो उपर्युक्त में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? केवल ऑप्शन दूसरा जो है वह सुमेलित है। वह तुम थी नागार्जुन की रचना है, तो बी इसका
सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रचना दिया हुआ है और उनके रचनाकार। मास्टर नागार्जुन, आंगन के पार द्वार मुक्तिबोध, भूरी भूरी खाक धूली अज्ञेय। तो उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? मास्टर नागार्जुन, तो मास्टर जी को नाग ने काट लिया। आंगन के पार द्वार किनकी रचना है? अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार। भूरी भूरी खाक धूली किनकी रचना है? तो यह जो है वो मुक्ति बोध की रचना है। अगर जीवन से मुक्ति चाहिए तो खाक में मिलना ही पड़ेगा, धूल में मिलना ही पड़ेगा। तो सही कौन सा हो जाएगा? तो सही केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। मास्टर को नाग ने काट लिया। आंगन के पार द्वार किनकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। और मुक्ति का बोध चाहिए। मुक्ति का बोध कैसे होगा? जब आप धूल में मिल जाएंगे। तो भूरी भूरी खाक धूली मुक्ति बोध। मास्टर प्रेम का बयान, गुलाबी चूड़ियाँ, वह तुम थी, सिंदूर, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मास्टर को नाग ने काट लिया, वह तुम थी नागार्जुन पूछ रहे हैं। तो ये सारी रचनाएं किनकी हो जाएगी? नागार्जुन की रचनाएं हैं। चांद का मुख टेढ़ा तथा भूरी भूरी खाक धूल किस कवि के काव्य संग्रह है? तो भूरी भूरी खाक धूली यह भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपको मुक्ति का बोध करना है तो आपको धूल में मिलना ही पड़ेगा। और चांद का मुख टेढ़ा है, यह भी मुक्ति बोध की रचना है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नागार्जुन मार्क्सवादी होने के कारण वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य करते हैं। दूसरा में दिया है नागार्जुन को शब्दों का शिल्पी माना जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, क्योंकि नागार्जुन मार्क्सवादी होने के कारण वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य करते थे, यह तो बिल्कुल सही है। लेकिन नागार्जुन का शब्दों का शिल्पी माना जाता है, यह कथन गलत है। क्योंकि शब्दों का शिल्पी किनको माना जाता है? अज्ञेय जी को माना जाता है, क्योंकि अज्ञेय जी ने नए नए शब्दों को गढ़ने का काम किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भग्नदूत, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि किस कवि की प्रमुख कविताएं हैं? तो ये सभी जो रचनाएं हैं वो किनकी है? अज्ञेय की रचना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कुबेर दत्त, गोरख पांडे, बोधिसत्व, देवी प्रसाद मिश्र, मिथिलेश श्रीवास्तव, स्वप्निल किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो ये सभी जो है वो समकालीन कविता के कवि माने जाते हैं। तो सन 1980 ईस्वी के बाद की कविताओं को हम लोग क्या बोलते हैं? सठोत्री कविता बोलते हैं, समकालीन कविता कहते हैं। और इस धारा से जुड़े हुए प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो कुबेर दत्त है, गोरख पांडे है, बोधिसत्व है, देवी प्रसाद मिश्र है, मिथिलेश श्रीवास्तव है और स्वप्ननील, शेखर जोशी, अशोक धनवा, ये सभी समकालीन कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों पर विचार कीजिए। मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सी, उपर्युक्त कवियों में से कौन प्रयोगवादी काव्य धारा से संबंधित है? तो प्रयोगवादी कवियों में हमने देखा है कि मुक्तिबोध भी हो जाएंगे, गिरिजा कुमार माथुर भी हो जाएंगे और शमशेर बहादुर सी भी हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में है प्रयोगवाद एवं नई कविता में बीज पेड़ का संबंध माना जाता है। प्रयोगवाद एक हद तक साहित्यिक आंदोलन था, जबकि नई कविता सारगर्भित एवं जटिल काव्यानुभूति की अभिव्यक्ति करती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है।
प्रयोगवाद एवं नई कविता में बीज पेड़ का संबंध है। और प्रयोगवाद जो है वह एक हद तक साहित्यिक आंदोलन था, जबकि नई कविता सारगर्भित एवं जटिल काव्य अनुभूति की अभिव्यक्ति थी। तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों पर विचार कीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शाही। उपयुक्त कवियों में से कौन नई कविता आंदोलन से संबंधित हैं? तो सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त की पत्रिका निकली थी नई कविता, और इसके प्रकाशन से ही नई कविता आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इस काव्य आंदोलन से कौन कौन से कवि जुड़े थे? तो इसके प्रमुख कवि हो जाएंगे भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शाही, श्रीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा और गिरिजा कुमार माथुर। जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया को साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए, और वह मैं हो नहीं सकता। ये पंक्तियाँ किस काव्य धारा से संबंधित है? तो यह जो है वो नई कविता से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवगीतों में कहीं कहीं पराजय बोध भी है। नवगीतकारों में आधुनिकता बोध और प्रखर हुआ है। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ये दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है कि नवगीतों में कहीं कहीं पराजय का भी बोध हुआ है और नवगीतकारों में आधुनिकता बोध और प्रखर होकर प्रस्तुत हुआ है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला है, इस राजनीतिक व्यवस्था ने व्यक्ति को एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा दिया है जहां वह एक खूंखार सूअर और कुत्ते में विकल्प चुन सकता है। यह कथन किनका है? तो यह कथन जो है वह अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी बोलते हैं कि इस राजनीतिक व्यवस्था ने क्या किया है, व्यक्ति को एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा दिया जहां वह एक खूंखार सूअर और कुत्ते में विकल्प चुन सकता है। ऐसा किसने कहा है? अज्ञेय ने कहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवादियों ने शिल्प को प्राथमिक महत्व दिया और नई कविता में शिल्प पर सजगता के साथ ध्यान नहीं दिया गया है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो प्रयोगवादियों ने शिल्प को प्राथमिक महत्व दिया है, यह कथन जो है वह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। और नई कविता में शिल्प पर सजगता के साथ ध्यान नहीं दिया गया है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि नई कविता में शिल्प पर सजगता से ध्यान दिया गया है। फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किस काव्य धारा में हुआ है? तो फैंटेसी जो है वह एक स्वप्न है जो चेतन की अनुभूतियों को पूरा करता है। मुक्तिबोध एवं श्रीकांत वर्मा ने इसका प्रयोग किया। मुक्तिबोध ने फैंटेसी शिल्प के माध्यम से सफलतापूर्वक उस यथार्थ को पकड़ा है जो जटिल तथा संश्लिष्ट है और जिसे सीधे सीधे पकड़ना संभव नहीं था। तो फैंटेसी शिल्प का प्रयोग आप समझ गए होंगे कि मुक्तिबोध और श्रीकांत वर्मा किस वाद के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नई कविता। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। विचारों की विदाई, व्यर्थता बोध। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं सठोती कविता से संबंधित है? तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? दोनों कथन सही है कि विचारों की विदाई और व्यर्थता बोध, ये दोनों विशेषताएं किनकी है? सठोती कविता में है। दक्षिणी गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो दक्षिणी साहित्य में कई प्रसिद्ध साहित्यकार की रचनाएं शामिल है। इनमें सर्वप्रथम नाम ख्वाजा बंदानवाद गेसूद राज का आता है। इनकी प्रसिद्ध रचना मिराजुल आशिकीन थी, जिससे दक्षिणी गद्य का विकास पद्य से पहले हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिराजुल आशिकीन, जिसे कि दक्षिणी गद्य का प्रथम रचना माना जाता है। और इसके लेखक कौन है? ख्वाजा बंदानवाज गेसूद राज।
अगला प्रश्न है, हम लोग फारसी की जगह हिंदवी इसलिए अपनाते हैं क्योंकि यह अधिक नरम व रसीली है। तो उपयुक्त कथन किनका है? तो यह जो कथन था वह ख्वाजा बंदारवाज बेशुद राज का है। उन्होंने कहा कि हम लोग फारसी की जगह हिंदवी इसलिए अपनाते हैं क्योंकि यह जो है वह अधिक नरम और रसीली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई कविता में प्रायः दो काव्य रूप मिलते हैं, एक तो लंबी कविता और दूसरी प्रतीकात्मक छोटी कविता। नई कविता के कवियों ने व्यंग्य का भी प्रयोग किया है। तो नई कविता के बारे में ये जो दोनों कथन दिए गए हैं वह बिल्कुल सही है कि नई कविता में दो काव्य रूप मिलते हैं, एक तो लंबी कविताएं और दूसरा प्रतीकात्मक छोटी कविताएं। और नई कविता के कवियों ने व्यंग्य का भी प्रयोग किया है। अगले प्रश्न है, नई कविता में उपमानों का प्रयोग नहीं हुआ है। नई कविता में प्रारंभ में बिंबों पर अत्यधिक बल दिया गया किंतु बाद में सजग बिंबों का प्रयोग होने लगा। तो इसमें क्या है कि नई कविता में उपमानों का प्रयोग नहीं है। तो यह कथन जो है वह गलत है, क्योंकि नई कविता में भावबोध की अभिव्यक्ति के लिए नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा में दिया है, नई कविता में प्रारंभ में बिंबों पर अत्यधिक बल दिया गया था किंतु बाद में सजग बिंबों का प्रयोग होने लगा। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवादी कविता के प्रथम चरण में देश की बुरी स्थितियों के प्रति आक्रोश है। जनवाद के दूसरे चरण में सन 1975 के आपातकाल के बाद लिखी गई कविताएं हैं। तो जनवादी कविता के बारे में ये दोनों कथन सही है कि जनवाद के दूसरे चरण में सन 1975 के आपातकाल के बाद लिखी गई कविताएं सम्मिलित हैं और जनवादी कविता के प्रथम चरण में देश की बुरी स्थितियों के प्रति आक्रोश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सठोत्री कविता में भावनात्मकता को अति महत्व दिया गया है। सठोत्री कविता में नैतिकता पर अतिशय बल दिया गया है। तो कौन सा कथन सही होगा? तो क्या है कि सठोत्री कविता में भावनात्मकता का क्या है, निषेध है, अर्थात उसका प्रयोग नहीं हुआ। तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसलिए इसमें जो है संबंधों के प्रति आक्रोश है, क्योंकि भाव शून्यता के साथ संबंध नहीं बन सकते, केवल समीकरण बन सकता है। इसी प्रकार यह कविता यौन व्यभिचार की कविता है, जहाँ हृदय है ही नहीं, यहाँ देह है, नैतिकता नहीं। नारी जो है वो पुरुष के सामूहिक उपभोग की वस्तु है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि सठोत्री कविता में नैतिकता पर अतिशय बल दिया गया है, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नैतिकता पर बल नहीं दिया गया है, नारी को पुरुष के सामूहिक उपभोग की वस्तु माना गया है। तो इस प्रकार ये दोनों कथन सठोत्री कविता के बारे में गलत हो जाएंगे। आधुनिक भावबोध किस काव्य धारा की एक विशेषता है? तो आधुनिक भावबोध जो है वो नई कविता की विशेषता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नई कविताएं वेदना की प्रतिष्ठा है किंतु ये नकारात्मक है, और नई कविता की संवेदना जो है वह आधुनिक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो नई कविता के बारे में ये दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि नई कविताएं वेदना की प्रतिष्ठा है किंतु ये नकारात्मक है, और नई कविता की संवेदना कैसी है, आधुनिक है। अगला में है, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि अर्थात वह कुछ गलत है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है, सही विकल्प को चुनना है। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, तो हम जो है वह बहुवचन में आ जाएंगे, और यहाँ एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है, तो हम तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ 2 ऑप्शन में हम है। आगे देखते हैं, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा।
तो बचपन में वहाँ जाऊँगा, ये तो विपरीत स्थिति को बता रहा है, अर्थात जो घटना बीत चुकी है वह अपने बचपन में वापस जाकर फिर कोई कार्य करे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो क्या यह संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है। तो अथवा एक कैसा शब्द है, या इसमें क्या लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन होगा, अर्थात लड़की के लिए इसका प्रयोग दूसरे प्रयोग रूप में होगा और लड़के के लिए दूसरे रूप में, तो नहीं। तो इसलिए ये कैसा शब्द है, एक अवयव शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक, काल इनके कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये हमेशा अपने मूल रूप में ही रहेगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा, एक अवयव शब्द है। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है, तो दोहा के ठीक विपरीत हो जाएगा, दोहा में 4 चरण होते हैं और पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, फिर 13 और 11, अर्थात 13, 11, 13, 11 की मात्राएं होती हैं। जबकि सोठा में जो है वह 11, 13, 11 और फिर 13 की मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार दोहा के ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, तो दोहा के ठीक विपरीत सोठा हो जाएगा। दोहा में कैसे होते हैं, 13, 11, 13, 11 4 चरणों में ऐसे होता है, जबकि सोठा में क्या है, सोठा में हो जाएगा 11, 13, 11, 13। निम्न में से क्या काल कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो काल किसे कहेंगे, तो क्रिया के घटित होने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल के कितने रूप, 3 रूप, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, 2 प्रकार के, अकर्मक और सकर्मक, जिसमें क्रिया का प्रभाव जो है वह डायरेक्ट कर्ता पर पड़े तो वह क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, और जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं पड़ता है तो वह क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। तो पानी बरस रहा है, तो क्या इसमें कर्ता पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो झुरमुट, झुरमुट शब्द जो है वह स्त्रीलिंग नहीं है। जबकि अंत्योष्टि, इच्छा, निराला ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो बादल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, जलद है, मेघ है, वारिद है, पयोध है, पयोधर है। जबकि जल्दी किसका पर्यायवाची है, यह समुद्र का पर्यायवाची है। तो कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं होगा, जल्दी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है, तो यहाँ कारक दिए हुए, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जो है वह को और के लिए प्रयोग होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान कारक के रूप में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, विप्रलम्ब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं, तो विप्रलम्ब श्रृंगार में जो है वियोग की 10 दशाएं मानी गई है। सिंह द्वार शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, तो सिंह द्वार में जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, जिसमें कारक जो है वह छिपा हुआ रहता है तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। सिंह द्वार, सिंह का द्वार, तो वह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अनंत की सही संधि क्या होगी, अनंत, तो अनंत का जो है सही संधि क्या हो जाएगा, अन धन अंत, यह क्या हो जाएगा, अनंत, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो सुनने वाला होता है तो वह सर्वनाम का कौन सा रूप है, क्या उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो उत्तम पुरुष कौन होता है, जिसके बारे में कथन हो, अर्थात मैं अगर अपने बारे में कुछ कहूँ तो वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। मध्यम पुरुष कौन होगा, मध्यम पुरुष जो है वह श्रोता वह मध्यम पुरुष हो जाएगा। अन्य पुरुष, हम अगर किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वह वहाँ उपस्थित नहीं है तो वह अन्य पुरुष हो जाएगा। तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो मध्यम पुरुष का। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, उपर्युक्त शुद्ध शब्द है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है, क्या यह तत्सम है, अर्थात संस्कृत के वैसे शब्द हैं जो कि हूबहू हिंदी में उतार लिए गए हैं, या फिर ये तद्भव हैं, अर्थात संस्कृत के वैसे शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन करके उनको हिंदी में लाया गया है, या फिर ये देशज शब्द हैं या विदेश अर्थात अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द हैं। तो बाल्टी जो है वह कैसा शब्द हो जाएगा, बाल्टी तद्भव शब्द है, अर्थात संस्कृत का वैसा शब्द जिसमें कुछ परिवर्तन के साथ इसे हिंदी में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है, शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचक है, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, ये सभी मार्क्सवादी आलोचक हैं, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है, अर्थात यह जो है वह निबंध है, तो यह किनका निबंध है, तो यह यह विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो विद्यानिवास मिश्र के बहुत अधिक निबंध हैं, ठीक है, तो उनके निबंधों को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में टिक्स के माध्यम से डाल दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है, तो कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है, क्या साहित्यालोचन है, रश्मिमांसा है, या फिर तो विजय देव नारायण शाही की आलोचना का बुक क्या है, जायसी। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि साहित्यालोचन और रसमीमांसा किनकी आलोचना कृति है। अभ्रंश का मुख्य छंद क्या है, तो अभ्रंश का मुख्य छंद क्या है, दोहा है। और दोहा में मैंने बताया था कि 4 चरण होते हैं, पहला चरण में 13 मात्राएं, फिर दूसरे चरण में 11 मात्राएं, फिर तीसरे चरण में 13 मात्राएं और फिर चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो अभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा हो जाएगा, दोहा छंद, ऑप्शन ए की इसका सही जवाब है। आगरा का बोली क्षेत्र है, तो आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ब्रज है, तो आगरा का बोली क्षेत्र ब्रज है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्नों को देखेंगे, आगे के वीडियो में हम लोग और 50 प्रश्न देख लेंगे और फिर यह प्रैक्टिस सेट 3 जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।